गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन एक्चुअल में दो पार्ट हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलग है, इनका रेडिएशन अलग है। कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें इस चैप्टर में मैक्सिमम पार्ट आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, उसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है ना, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारे जो नाम है ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। फिर हम एक बार देख लेंगे इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, ये कंसेप्ट है। अब इसमें सबसे पहले हम गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नथिंग बट assumptions। assumptions of kinetic theory of gas। ओके, सबसे मेन टॉपिक है assumptions of kinetic theory ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अब आपको मैं नॉर्मली बोलता हूँ कुछ पॉइंट ऐसे, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। इसमें एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। इसमें पॉइंट्स हैं 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं और 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो हम वेरी इजी कंसेप्ट को समझेंगे, ध्यान सुनो। पहला कंसेप्ट ये है, गैस जो है, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, टॉपिक क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ large number of tiny particles called as molecules। ओके, तो फर्स्ट assumption ये है कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी particles called molecules। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, called molecules। ओके, अब आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट जो आएगा, मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं ये परफेक्टली रिजिड हैं, परफेक्टली रिजिड हैं और स्फेरिकल शेप के हैं। कौन शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, स्फेरिकल फॉर्म में है एंड आर परफेक्टली इलास्टिक। क्यों बोला गया ऐसा, मॉलिक्यूल का शेप बताया जो बहुत रिजिड है, रिजिड बॉल जैसा है, स्फेरिकल बॉल जैसा है और परफेक्टली इलास्टिक है। मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने सपोज एक बाइक के या कार के टायर में एयर फिलअप कर दी है, तो बताइए कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात भर बाइक हमारी खड़ी थी तो गैस एक कॉर्नर में आके जमा हो गई और दिन में जब मेरे को चलाना है तो मैं पूरा टायर को पहले वाइब्रेट करूंगा तो गैस फैल जाएगी और फिर हमारा टायर वापस फिलअप हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये है कि अगर मैं किसी टायर में गैस फिलअप कर रहा हूँ तो इट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सपांड होगी, इट विल एक्सपांड यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली इन मोशन रहेगा। कंटिन्यूसली क्या रहेगा, इन मोशन रहेगा, मीनिंग कभी भी गैस कभी भी रेस्ट में नहीं आती, गैस कभी भी रेस्ट में नहीं आती। इसीलिए उसे बोला जाता है क्या, परफेक्टली इलास्टिक। वो बॉडी जो कभी भी रेस्ट में नहीं आ रही है, मोशन में ही है, उसे हम बोलेंगे क्या, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा सेकंड नथिंग बट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली elastic spheres of very small diameter। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना, ये होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, देखिए, अगर मेरे पास एक बार भी अपना बॉक्स में ऑक्सीजन गैस है और दूसरे बॉक्स में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका साइज एक ही रहेगा, सबका डायमीटर एक ही रहेगा, सबका मास एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का मास या फिर साइज वो ऑक्सीजन से अलग रहेगा। मतलब अगर मैं सिंपली एक गैस बोलता हूं कि ऑक्सीजन, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका डायमीटर सेम, सबका साइज सेम, सबका मास सेम। ओके, तो आप इसमें थर्ड पॉइंट ये ऐड करोगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स of a gas
mass. Okay, this is the third assumption. Okay, that's very easy assumption. उसके बाद फोर्थ assumption बहुत सिंपल था, देखो सबको बता सकता हूँ मैं। अब बताओ मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस, सपोज एक ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल, और एक कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों में से वॉल्यूम ज्यादा किसका रहेगा? डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ गैस का रहेगा। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। तो ये था इसका नेक्स्ट असम्पशन। ओके, हाँ, फोर्थ टॉपिक था एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। देखो गैस मॉलिक्यूल इज very small as occupied by what? Total volume of gas। ये सबको पता है कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा कि टोटल वॉल्यूम, तो गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल मॉलिक्यूल वॉल्यूम। ओके, ये हो गया एक कंसेप्ट। अब मैं बोलता हूं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बाद फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं। देखिए मैंने ये बोला था आपको कि परफेक्टली इलास्टिक है, ये देखिए सेकंड पॉइंट बोला है, परफेक्टली इलास्टिक है और कभी भी रेस्ट में नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर रेस्ट में नहीं आ रहा है तो इट विल मूव कंप्लीटली कंटिन्यूअसली। तो मुझे बताओ कि गैस कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, मैंने बोला एक कंटेनर है, एक कंटेनर मैंने ऑक्सीजन गैस फिलअप कर दी, अब गैस मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताइए, मैं बोल रहा हूँ कभी भी रेस्ट में नहीं आ रहा, तो बताओ उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करी क्या? नहीं। अगर वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, रेस्ट में आ ही नहीं रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ द assumption। सो इन दिस केस हम क्या बोल सकते हैं कि molecules always moves in random motion। in what? Random motion। okay, and never comes to rest। never comes to rest। therefore there is, मैं क्या बोल सकता हूं? there is no loss of kinetic energy। बराबर, क्योंकि वो मोशन लॉस कर ही नहीं रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। दे विल नेवर लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मोशन। मुझे बताओ, अब मैं एक रूम में मैंने 5-6 स्टूडेंट्स को गैदर किया और उनके आंख पे पट्टी बांधी और बोलते हैं तो घूमो, मोशन करो, तो बताओ कभी ना कभी ऐसा तो होगा, वो या तो वॉल पे टकराएंगे या फिर आपस में भी टकराएंगे। उसको बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? कोलिजन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर वो कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली दे विल कंबाइन, फिर भी उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। क्या पैटर्न समझा? तो देयर क्या बोलूंगा नेक्स्ट पॉइंट? ड्यू टू रैंडम मोशन of molecules of gas। due to random motion of molecules of gas क्या होगा? there will be collision। there will be collision between walls and molecules and between molecules itself। इसका मीनिंग समझ लो, molecules itself। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कंटेनर में क्या फिलअप करता हूँ? ऑक्सीजन, कोई गैस फिलअप करता हूँ, तो वॉल पे भी टकराएंगे और आपस में भी कोलिजन करेंगे, बराबर है। देयर विल बी कोलिजन बिटवीन वॉल्स एंड मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट कांसेप्ट था। और एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं, सिंपल 6 पॉइंट हो ही गए हैं, 7 पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। देखो
आपने एक गेम खेला होगा, छोटे बच्चे खेलते हैं, बहुत पहले सा गेम था पिन बॉल। पिन बॉल में एक प्लेट रहती थी, एक बॉल आती थी, टकराती थी, जाती थी ऊपर, फिर टकरा के नीचे आती थी, रैंडम मोशन रहता है उस बॉल का, बराबर है, ठीक है ना। तो इन दिस केस सेम पैटर्न बता रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस लिया, सपोज बॉल लिया, बॉल मैंने थ्रो किया, टकराया, टकरा के सीधा ऊपर आएगा, मैंने सीधा फेंका है तो टकराएगा, टकरा के ऊपर आएगा और वॉल पे टकराएगा, फिर वॉल से नीचे टकराएगा। मतलब ये देखो, बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन, बॉल ये बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ से वहां तक गया, वहां से टकरा के वापस आया, ठीक है। अगर बॉल को मैं थ्रो करता हूँ एंगल पे भी, एंगल पे जाके एंगल पे वापस चले जाएगा, बराबर है। तो एक और दो, दोनों कोलिजन के बीच में बॉल जो है स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। कैसा पाथ फॉलो करता है? स्ट्रेट। पिन बॉल आपने देखा होगा, टकरा के वो स्ट्रेट जाता है, ऐसा गोल घूम के नहीं जाता, ठीक है। बॉल टकराया तो स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जा रहा है मतलब बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन मतलब यहाँ टकराने से वहां तक टकराने तक, नीचे से ऊपर जाने तक बॉल स्ट्रेट डायरेक्शन जाता है। यही आपका नेक्स्ट कोलिजन है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कॉमा मॉलिक्यूल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, in straight path, okay, and that path is called as free path। मतलब बॉल जा रहा है, टकराता हुआ ऊपर जा रहा है, तो बीच में कोई रुकावट नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री पाथ, ओके। एंड इट इज कॉल्ड फ्री पाथ, it is called what? Free path. So these are the assumptions of kinetic theory and kinetic theory of gases, okay। 7 assumptions मैं आपको बता दिए हैं। 7 assumption में से आपने 6 याद रखने हैं, या 7 के 7 वेरी इजी हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी assumption याद रख सकते हो। 2 मार्क्स के लिए आ गया तो 3 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट लिखना, और 3 मार्क्स के लिए आ गया तो 6 पॉइंट्स लिखना पड़ता है, ओके। क्लियर है? दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक of assumptions of kinetic theory and radiation. Now we will move to next concept. ओके, अब कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं, वो समझ लीजिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट assumption है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आएगी आपको, डेफिनेशंस हैं पूरी। मीन फ्री पाथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, या बार बोल सकते हैं आप, लैम्बडा बार, ठीक है। लैम्बडा मतलब फ्री पाथ और लैम्बडा बार मतलब मीन फ्री पाथ। बताता हूं कैसे। जैसे मैंने बोला, मैंने एक बॉल लिया, रूम में डांसिंग बॉल, आपको पता है छोटी सी बॉल होती है, मैंने उसको फोर्स लगा के थ्रो करा, इट विल मूव रैंडमली एंड इट विल कोलाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स। हर जगह में पता नहीं कितने बार वो कोलाइजन करवाएगी विद द वॉल, विद द सीलिंग एंड विद द फ्लोर, बार बार वो टकराएगा और फाइनली रेस्ट में आएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने जब बॉल थ्रो करी तो सपोज उसने 10 बाउंसेस लिए, कितने बाउंस लिए? 10, ठीक है ना। तो मीन क्या हो जाएगा? 10 जो बाउंस लिए वो 10 पाथ को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो आ जाएगा मीन। वही कंसेप्ट करना है। क्या देखो, बिटवीन, डेफिनेशन क्या आएगी? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, between two successive collisions, number of collisions, okay, between two collisions, number of free path, इसको बोल सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। नाउ अब जो होगा, मैं डायग्राम में समझा देता हूं आपको। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वो कोलाइजन कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। मैंने बोला पहले वो ए पे था, ए से वो सपोज बी पे जाएगा, बी से सी पे चला जाएगा, सी से डी पे जाएगा, डी से ए पे एफ पे जाएगा और एफ से वापस ई पे जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन मुझे नहीं पता कितने, ए से बी, बी से सी,
सी से डी, डी से ई और ई से एफ। एन नंबर ऑफ कोलिजन से मुझे नहीं पता, तो मैं बोलता हूँ ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, डी से ई गया और ई से एफ गया। ये हो गया, ठीक है। अब हर एक पार्ट का अलग अलग डिस्टेंस है, तो मैं बोलता हूँ ए बी का डिस्टेंस है लैम्बडा 1, बी सी का डिस्टेंस है लैम्बडा 2, सी डी का डिस्टेंस है लैम्बडा 3, ये है लैम्बडा 4 और ये है लैम्बडा 5। अभी 5 पाथ है, 5 पाथ शो गए लेकिन 5 नहीं रहेंगे, n नंबर्स रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखो वी कैन राइट लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा 4 प्लस लैम्बडा 5 डिवाइड बाय 5। दिस विल बी मीन फ्री पाथ। लेकिन हमें सिर्फ 5 कोलिजन नहीं करवाना है, गैस मॉलिक्यूल तो कभी रेस्ट में आता ही नहीं है। तो मैं अब लिखूंगा लैम्बडा बार इज इक्वल्स टू n टाइम्स के लिए फॉर्मूला देखो, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 अप टू लैम्बडा n अपॉन n। दिस विल बी एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ। ओके, ये आपका फर्स्ट कांसेप्ट हो गया मीन फ्री पाथ। क्लियर एवरीबॉडी, ध्यान रहेगा टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक मीन फ्री पाथ। ओके, नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट करते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ए से लेके बी डिस्टेंस अलग है, बी से सी का डिस्टेंस भी अलग है, सी से डी का डिस्टेंस अलग है, डी से ई का डिस्टेंस भी अलग है और ई से एफ का डिस्टेंस भी अलग है। डिफरेंट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो डेफिनेटली उस पाथ की वेलोसिटीज भी डिफरेंट रहेगी, उस पाथ की क्या वेलोसिटी भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेंगी। मतलब हर एक पाथ की वेलोसिटी अलग अलग रहने वाली है, ठीक है। इसके ऊपर से डेफिनेशन बनी है मीन वेलोसिटी। क्या बना है, मीन वेलोसिटी। अब सुनो, इसके बाद नेक्स्ट आंसर में बोलता हूं, इसको हटा रहा हूं टॉपिक, ध्यान से सुनना, डायग्राम फिर से बना लेंगे एक बार, ध्यान से सुनो। मीन वेलोसिटी, ये डेफिनेशन अब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं अभी मीन वेलोसिटी, ठीक है, सी बार, ये इसका सिंबल रहेगा सी, सी के ऊपर बार लग गया तो मीन वेलोसिटी हो गई। अब मैं बोल रहा हूं फिर से, मेरे पास एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पर है, पहले वो ए से बी गया, बी से वो सी गया, सी से वापस डी आया, डी से ई चला गया, ओके, और ई से वापस सपोज एफ चला गया, ठीक है। एन नंबर दिखा रहा हूं मैं, ए से बी, फिर बी से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई आया, ई से एफ आया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सबकी अलग अलग पाथ है तो सबके अलग अलग डेफिनेटली वेलोसिटी रहेगी। ए से बी का वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं c1, बी से सी बोल रहा हूं c2, सी से डी बोल रहा हूं c3, डी से ई बोलता हूं c4 और ई से एफ बोलता हूं c5, ठीक है। अब ऐसे तो n नंबर ऑफ कोलिजन्स है, कितने कोलिजन्स हैं, n नंबर ऑफ कोलिजन्स है, कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, देयरफॉर c बार इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn अपॉन n, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, मीन वेलोसिटी। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मीन वेलोसिटी का, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूला, एवरेज निकालना है बस n नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी के ऊपर आता है वर्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, c बार के ऊपर अब आ जाएगा स्क्वायर। कंसेप्ट सिंपल है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। सुन लो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी में वर्ड आ गया, मीन तो है लेकिन इसका स्क्वायर वेलोसिटी का और कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा c बार का स्क्वायर। एवरेज तो निकलेगा, मीन वेलोसिटी तो है लेकिन स्क्वायर है, फॉर्मूला बनेगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर अपॉन n, ये फॉर्मूला बनेगा। ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसके ऊपर से ये जो डेफिनेशन आ रही है ये आपको डेरिवेशन में भी काम आने वाली है, जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो है लेकिन उसका रूट जिसको हम पढ़ेंगे CRMS, ये सिंबल रहेगा, ठीक है। तो CRMS क्या है,
मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट मतलब अगर मुझे CRMS निकालना है तो मुझे रूट निकालना पड़ेगा किसका, C बार का स्क्वायर का, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट। चेक करिए, यही है, ये रूट में आ जाएगा वैल्यू, तो आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर बाय n। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो चेक कर लो, ये फॉर्मूला मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फॉर्मूला आपके नेक्स्ट सेशन में यूज आएगा। तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, बताना, CRMS अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो रूट हटेगा, विल गेट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर n इनटू C स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आपको अभी लगेगा आगे चल। ओके, सो मेन डेफिनेशन है मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया तो सब में स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइड बाय n ही रहेगा, n स्क्वायर नहीं होगा। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट मतलब CRMS, उसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो व्हाट इज n इनटू C स्क्वायर RMS, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो दिस वाज द मेन डेफिनेशंस। अब हम बढ़ रहे हैं डेरिवेशन की तरफ। ठीक है ना? तो डेरिवेशन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस डेरिवेशन पे बहुत से फॉर्मूले बन जाएंगे, छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के लिए फॉर्मूले आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत छोटा है लेकिन डेरिवेशन बहुत लेंथी है। ओके, सो प्लीज अब ध्यान देना नेक्स्ट कांसेप्ट पर। सी नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। अब बताइए, अगर मैं किसी भी कंटेनर में बोलो या किसी बॉल में, फुटबॉल में बोलो, अगर आप एयर फिल अप करते हो तो डेफिनेटली उस पर प्रेशर एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है, प्रेशर। ठीक है, प्लीज समझना, मैं थोड़ा सा एक ऐसा 11 का भी आपको पर डिस्कस करके दूंगा, उसका फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि हम क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में या फिर किसी टायर में गैस फिल अप करूंगा तो उसमें प्रेशर एक्ट होगा। अब प्रेशर जब एक्ट होगा तो प्रेशर यूनिफॉर्म एक्ट होता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्ट होता है, पहले तो आप ये सोचिए। डेफिनेटली यूनिफॉर्म एक्ट होता है। बॉल को आप फिलअप करें तो ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से ज्यादा फूल गई बाकी जगह वैसी बैठी हुई है, तो पूरी बॉल यूनिफॉर्मली एक्सपांड होगी। अगर यूनिफॉर्मली एक्सपांड हो रही है तो बताओ गैस ने x y और z एक्सिस, अब बताइए बॉल जो है वो 3D है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। क्या ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो वो 3 डायमेंशन हुआ कि 2 डायमेंशन हुआ, वो 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में गैस एक्सपांड हो रही है, 3 डायमेंशन में गैस एक्सपांड हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि याद रखो कि अब मुझे क्या करना है, 3 डायमेंशन कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है ना? आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको याद कराता हूं, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, याद करिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos थीटा। ये है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला। आप जब फॉर्मूला देखोगे तो आपको डेफिनेटली याद आएगा कि 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से f इसमें कंसेप्ट थे, इसमें केसेस थे, if थीटा इज इक्वल्स टू 90, अगर 90 है इसका मीनिंग ये है कि p और q, एक q वेक्टर और दूसरा p वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90। अगर 90 है तो देयरफॉर फॉर्मूला बनता था R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्यों, cos 90 कितना होता है, 0, 0 इनटू एनीथिंग हट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से क्या मैं R स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग कर लिया। ये फॉर्मूला चेक करो, ये फॉर्मूला था 2D के, 2D के लिए ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसी से कंपेयर कर लूं एक और फॉर्मूला जो आपको लगने वाला है, ध्यान से सुनना। अब मैं बोलता हूं मेरे पास 3 कंसेप्ट है, एक है p वेक्टर, दूसरा है q वेक्टर और तीसरा है मैं बोलता हूं s वेक्टर। 3 है।
तीनों भी डायमेंशन यूनिट पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ये हो गया 3D के लिए। तो जब इसका जब फॉर्मूला बनाने जाऊंगा मैं नथिंग बट आर स्क्वायर, तो उसके लिए पी स्क्वायर प्लस उसके साथ में एक और आ जाएगा एस स्क्वायर भी आ जाएगा। फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये है 3D के लिए, ये है 2D के लिए। 2D के लिए 2 आए थे, 3D के लिए 3 आ जाएंगे। कंपैरिजन से बता रहा हूं, मुझे ये फॉर्मूले का काम है, क्योंकि गैस जो होती है वो 3 डायमेंशन में एक्सपांड हो सकती है। एक्स एक्सिस तरफ भी जा सकती है, y एक्सिस तरफ भी जा सकती है और z एक्सिस तरफ भी जा सकती है। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ कंटेनर, कंटेनर मतलब ये रूम का फॉर्म। मैं बोलता हूँ मेरे सामने एक्सिस x एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है और जो एक बचा है वो z एक्सिस है। अगर मैं गैस फिलअप करूंगा तो गैस का वो मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल या तो x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी जा सकता है, बराबर, क्योंकि उसको कोई रोक टोक तो है नहीं और गैस मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट में आते नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गैस मॉलिक्यूल तीनों में से कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूले को याद रखिए, 3 डायमेंशन के लिए ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है। सी फॉर्मूला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। टॉपिक क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। डायरेक्शन बहुत बड़ा है, मैं इसका सिंपल पैटर्न बताऊंगा आपको। मुझे फाइंड आउट करना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि मुझे करना क्या है। इस पैटर्न से याद रखोगे तो वेरी इजीली याद हो जाएगा। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया होना चाहिए। प्रेशर के लिए मतलब हमारे पास फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स लगाऊंगा फॉर्मूले में, प्रेशर बनेगा। प्रेशर के फॉर्मूले के लिए फोर्स, तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा पहले। फोर्स का फॉर्मूला आता है व्हाट? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम इज द एक्चुअल फॉर्मूला। आप सब लोग बोलते हो एमए, एमए एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ऑफ फोर्स नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये आप 8th 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है। अब फोर्स के लिए मोमेंटम चाहिए, तो पहले मैं निकालूंगा क्या? मोमेंटम। मोमेंटम निकालूंगा और मोमेंटम के साथ मुझे टाइम भी चाहिए, तो मोमेंटम और टाइम मैं पहले निकालूंगा, फिर मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स के बेस पर प्रेशर निकालूंगा। ये मेरा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है ना। अब आपको सबको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। ये सारा कैसे आप समझ लो कि जो बेसिक मैं बोल रहा हूं, जो पैटर्न बता रहा हूं, प्रेशर, प्रेशर के लिए मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए मुझे मोमेंटम और टाइम भी चाहिए फॉर्मूले। ठीक है ना। तो इस पैटर्न से हम सॉल्व करने वाले हैं। नाउ अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है। इस डायरेक्शन में आप समझा रहा हूं, देखो ध्यान सुनना। मेरे पास एक कंटेनर है जो क्यूबिकल कंटेनर है। कौन सा कंटेनर हुआ? क्यूबिकल, नॉट पैरेललोपाइड। क्यूबिकल कंटेनर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्यूबिकल है तो उसके कितने सरफेस आ गए? 6, 4 वर्टिकल एंड 2 आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। तो 6 साइड आ गए। क्यूब है तो उसका हर एक साइड इक्वल लेंथ का रहेगा। ठीक है। मैं बोलूंगा कि उसका लेंथ का है L। तो बताओ हर एक वॉल का अगर मैं एरिया पूछूंगा तो आप बोलोगे क्या? L स्क्वायर। क्या बोलोगे? L स्क्वायर। पैटर्न समझना, डायरेक्शन बड़ा है, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अभी आपको ये करना है, सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम कंसीडर करना है। देखो मैं क्यूब बना रहा हूं। क्यूब के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूं। ये एक क्यूब है। क्यूब आप सामने से देखोगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। ठीक है। सी ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं इसका लेंथ है L। ठीक है ना। अब ये क्यूब 3 डायमेंशन में रखा हुआ है। क्यूब है तो 3 डायमेंशन बिल्कुल होगा। मैं बोल रहा हूं कि इस वॉल पर देखो, इस वॉल पर एक मॉलिक्यूल है मेरे पास A। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? A मॉलिक्यूल। अब ये A मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे बोलता हूं ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस। ये मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है। तो मैं अभी बोलूंगा कि एक काम करते हैं, इस मॉलिक्यूल के
तीन कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के। क्यों? ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस तरफ भी जा सकता है और जेड भी जा सकता है। तो मैं इस मॉलिक्यूल की तीन कंसेप्ट यूज करूंगा। देखो इसमें क्या कि इसका एक वेलोसिटी है एक्स की तरफ, एक वेलोसिटी है y की तरफ और एक वेलोसिटी है z की तरफ। नाम दे देंगे इसको हम। पहला मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल लेना हूं तो मैं बोलूंगा u1 v1 w1, u1 v1 w1। ये हो गई वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब इसमें तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल कंपेयर करने वाला हूं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A, इस वॉल पर। अब बताओ, जब यहां से मैं सपोज बोल रहा हूं कि वो ट्रैवल करेगा एक्स एक्सिस, टकराएगा, टकराने के बाद वो वापस आएगा, टकराने के बाद वो वापस आएगा। तो बताओ ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। मतलब जब मॉलिक्यूल इस पॉइंट से टकराने के स्टार्ट करेगा, अब ये वॉल पे आ गया, ये वॉल से जब वो टकरा के स्टार्ट करेगा तो उसके सारे डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे। उल्टे कैसे? सीधा फेंको बॉल, टकरा के वो वापस ही आएगा, बराबर है ना? सीधा फेंको बॉल तो टकरा के वो वापस आएगा, बराबर है? सेम कंसेप्ट। अब जो इस डायरेक्शन की जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो u1 थी, लेकिन अब लेंगे -u1। क्यों? टकरा के नेगेटिव x तरफ जा रही है। सिमिलरली ऊपर v1 था, तो टकरा के जब वो निकलेगी नीचे जाएगी तो बनेगा -v1। और जब w1 था पॉजिटिव, जब टकराएगा z एक्सिस पर तो वो इस तरह जाएगा, क्या? w1 लेकिन माइनस। देखो सारे डायरेक्शन उल्टे हो गए। समझ आ रहा है? ये A मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी A ही लिखूंगा मैं। टकराने के बाद वो वापस गया, वापस गया तो देखो सारी वेलोसिटी उल्टी हो गई। इधर u1 तो इधर -u1, ऊपर u1 तो नीचे -u1, इधर w1 तो अंदर में -w1, बराबर। ये हमारा पहला डायग्राम का कंसेप्ट है। इस पे से हमारे सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं, ठीक है ना? तो अब मैं आपको सब नॉर्मली कैसे पूछूंगा, देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। लेट कैपिटल N, सॉरी, लेट स्मॉल n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हमको नहीं पता कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने बोला n नंबर। उसके बाद स्मॉल n इक्वल्स टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक ही टाइप की वैसे तो सबका मास एक ही रहेगा, देयरफॉर टोटल m इज इक्वल टू टोटल मास, तो हो जाएगा n into m। सही है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ईच मॉलिक्यूल का मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डेंसिटी। अच्छा, L क्या है? लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है ना? उसके बाद मैं बात करता हूं डेंसिटी। रो का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह मैं कैपिटल N लिखता हूं, वॉल्यूम की जगह मैं भी लिख दूंगा। अब बताइए, अगर मैं गैस को क्यूब में, क्यूबिकल कंटेनर में एंटर करवा रहा हूं तो वो शेप किसका ले लेगा? क्यूब का ही शेप लेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, सबको पता है, L क्यूब। तो कैपिटल N की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N into स्मॉल n अपॉन L क्यूब। ठीक है ना? इतना कैसा क्लियर है? मैं क्या क्या बोला एवरीबॉडी? यहां तक सबको समझा है? अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सी ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बोलता हूं लेट C1, C2 up to Cn be the क्या? velocities of n number of molecules, n number of molecules। सही है? C1, C2 up to what? Cn। These are the velocities of n number of molecules। मेरे पास पता नहीं कितने नंबर्स हैं, लेकिन मैं n number of molecules की वेलोसिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। n number of molecules, उसके बाद बोलता हूँ लेट U1, V1, W1। सुनो, यहां से स्टार्ट नहीं कैसे होगा? U1, V1, W1 be
द components of molecule of velocity c1। c1 के 3 कंपोनेंट निकाले हमने, u1 v1 w1, नेगेटिव छोड़ दो, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर c1 स्क्वायर, चेक करिए मैंने आपको 3 डायमेंशन का फॉर्मूला लिखवाया था। 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला बनेगा c1 स्क्वायर बोल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। हो गया, 3 डायमेंशन के लिए आ गया। अगर मैं बात करूं c2 स्क्वायर की, फॉर्मूला बनेगा u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। ऐसे करते करते हमें cn स्क्वायर चाहिए, जो बन जाएगा un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। ये हो गया n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम की, देखो हम फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो अब बात कर रहे हैं मोमेंटम की, यहां से नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है। सुनो, पैटर्न है मोमेंटम। मुझे बताओ, पहले मैं बोल रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m। कितना मास है इसका? स्मॉल m। ये मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल x एक्सिस के लिए कंसीडर करूंगा, पूरा x एक्सिस, कंपेयर करेंगे y और z सिमिलरली करके। m मॉलिक्यूल का मास वेलोसिटी मूव कर रहा है u1 से अलोंग x एक्सिस, तो वो गया कितनी स्पीड से? m into u1। मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं अलोंग x एक्सिस की, ठीक है ना। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं यहां पे, देखो अलोंग x एक्सिस, पैटर्न समझना, ठीक है। मैं बात करता हूं इनिशियल मोमेंटम, जिसका आंसर आ जाएगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। m u1 से गया, इस मोमेंटम से गया, टकरा के जब वापस आ रहा है तो वो है हमारा फाइनल मोमेंटम। तो अगर हम बात करें किसकी, अब फाइनल मोमेंटम की, तब फॉर्मूला बन रहा है माइनस m इंटू u1। वाई माइनस, देखो माइनस u1 से वापस आया, इसीलिए माइनस m u1। तो अब अगर मैं बोलता हूं देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, फाइंड क्या कर रहे हैं हम? चेंज इन मोमेंटम, जिसको मैं बोलूंगा dp। dp मतलब क्या? चेंज, d लग गया ना, d मतलब चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है माइनस m u1, फिर से इनिशियल है माइनस में m u1, तो ये आ जाएगा क्या? dp इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस m u1। नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन शो करता है डायरेक्शन। मैं बोलूंगा डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं सिंपली इन मैग्नीट्यूड लिख दूं, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? dp इज इक्वल टू ट्वाइस m u1, इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया मेरा dp, सिर्फ x एक्सिस के लिए dp आ गया। अब हम बात करने वाले हैं टाइम। देखो मैंने बताया मैं फोर्स फाइंड आउट करूंगा, अभी मैं सिंपली x एक्सिस की बात कर रहा हूं, y और z भूल जाओ। x एक्सिस में वेलोसिटी u1 है, मास तो m ही है, और मैंने पहले dp फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड कर रहा हूं टाइम। टाइम के लिए कॉमन फॉर्मूला पूछता हूं, आपसे देखो यहां से देखते हैं, ठीक है। सी, अब हम बात करने वाले हैं इसकी टाइम की। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब टाइम का सिंबल ले रहा हूं dt। सुनना, डिस्टेंस मैं आपको बोलता हूं, ए पॉइंट्स उधर गया और टकरा के वापस आया, ये हो गया इसका 1 ट्रैवलिंग, गया और उससे वापस आ गया, बराबर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो L से गया और L वापस आया, डिस्टेंस कवर किया इसने 2L, डिस्टेंस कवर किया इसने 2L। 2L कहां से आ गया? L प्लस L, गया और वापस आ गया, ये हो गया 1 डिस्टेंस। उसके बाद इसको लगने के लिए स्पीड कितनी थी उसकी, कौन सी स्पीड से जा रहा था? वो u1 से जा रहा था, तो मैं स्पीड की जगह पे लिख दूंगा क्या? u1। तो dt कितना आ गया? ट्वाइस L अपॉन u1, ठीक है। ये हो गया अपना, अभी टाइम भी आ गया है और dp भी आ गया है, तो मैं इसे इक्वेशन देता हूं क्या? 2। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट मॉलिक्यूल का x एक्सिस के लिए
फोर्स। तो अब हम बात करते हैं देयरफॉर F1 क्या है? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फर्स्ट मॉलिक्यूल इसलिए dp/dt, फॉर्मूला है dp/dt, दोनों का वैल्यू पुट अप करते हैं तो F1 जो बनेगा वो रहेगा कितना? dp/dt। dp का वैल्यू कितना है हमारे पास? ये लिखा हुआ है ट्वाइस mu1 और dt का वैल्यू है ट्वाइस L/u1। u1 ऊपर जाएगा, 2 क्या होगा? कैंसल। आपको F1 मिलेगा m u1/L। ये हो गया फोर्स का फार्मूला फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल। अगर F1 ये है तो ऐसे तो बहुत से मॉलिक्यूल S की तरह बढ़ रहे हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X की तरह बढ़ रहे हैं जिनकी वेलोसिटी अलग अलग है। u1 v1 w1 इसका है तो u2 v2 w2 दूसरे का है, u3 v3 w3 तीसरे का है। तो इसी कंसेप्ट में मैं आपसे पूछता हूं F2 अगर मैं पूछूंगा तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा m × u2/L। ऐसे करते करते हमें Fn का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्मूला बन जाएगा m un2/L। ये हो गए वो फोर्स जो पूरे x एक्सिस की तरह बढ़ रहे हैं। ये कौन सा फोर्स हुआ है? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के लिए, ठीक है ना। देयरफॉर अगर मुझे टोटल फोर्स अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट करना है, मतलब Fx फाइंड आउट करना है, तो मुझे सारे फोर्सेस को ऐड कर देना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला बनेगा F1 + F2 up to Fn। जब मैं वैल्यूज पुट अप करूंगा सबके, F1 भी है, F2 है, Fn है, तो Fx का फॉर्मूला बन जाएगा कॉमन निकाल के m/L और ब्रैकेट में आएगा u1² + u2² up to un²। ये हो गया हमारा x एक्सिस का टोटल फोर्स, x एक्सिस के ऊपर का टोटल फोर्स, ठीक है ना। ये आपका आधे से ज्यादा डेरिवेशन खत्म हो चुका है। ध्यान से सुन लो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं और मुझे टॉपिक हटाना पड़ेगा, कंसेप्ट समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। कि पहले मैंने क्यूबिकल कंटेनर लिया है, क्यूबिकल कंटेनर के अंदर मैंने गैस फिलअप करी है जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल्स हैं। सबका मास सेम है, स्मॉल n है, और टोटल मॉलिक्यूल्स n है तो कैपिटल M हो जाएगा n × टोटल मास ऑफ गैस। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम L3 बन जाएगा और m की जगह nm आ जाएगा। फिर मैंने बोला एक मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसीलिए उसका अलग अलग डिफरेंट की वजह से C1 C2 up to Cn है। C1 के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है u1² + v1² w1²। उसी तरह कंपेयर करके Cn² तक वैल्यू लिया। अब मैं बात करूं सिर्फ x एक्सिस। x एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम mu1 है, टकराने के बाद वापस आने के लिए फाइनल मोमेंटम -mu1। तो फॉर्मूला बनेगा चेंज इन मोमेंटम का फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर्मूला है माइनस, मैग्नीट्यूड में लिखा तो आपका माइनस साइन हट चुका है। अब मैं टाइम की बात कर रहा हूं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस dt और टाइम ट्वाइस L/u1। वैल्यू पुट अप कर दिया, आपको F1 मिला। F1 क्या था? सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर x एक्सिस का फोर्स। उसके बाद मैं बोलता हूं F2 के लिए मैंने कंपेयर किया तो mu2² लिखा, Fn लिखा तो mun² लिखा। पूरे u वेलोसिटी ली है क्योंकि हम अलोंग x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अलोंग x एक्सिस की सबसे पॉसिबल वेलोसिटी कौन सी है? u1 u2 u3 u4 up to un, इसलिए सिर्फ u आया। सबको ऐड कर दिया तो fx इतना आ गया। अब इस fx से हम कंपेयर करके बनाएंगे क्या? Fy एंड Fz, क्योंकि यही फोर्स x एक्सिस पे इतना एक्ट है, वैसा ही फोर्स y एक्सिस पे भी एक्ट होगा और z एक्सिस पे भी एक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको बता चुका हूं गैस यूनिफॉर्मली एक्सपांड होती है, यूनिफॉर्मली एक्सपांड होती है। तो देयरफॉर अब मैं अलोंग x एक्सिस का जो फॉर्मूला हो चुका है उसके लिए कंसेप्ट आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो fx जो हमारा आंसर आया, मैं अब डायरेक्टली वही लिख रहा हूं। देखो हमारे लिए अलोंग x एक्सिस के लिए fx का जो फॉर्मूला आ गया वो है m/L रिमेनिंग u1² + u2² up to un²। ये था x एक्सिस के लिए। अगर मैं बात करता हूं fy, तो fy की फॉर्मूला बन जाएगा m/L रिमेनिंग। अब y एक्सिस पे वेलोसिटी कौन सी है? v1 है। फॉर्मूला बनेगा v1²
प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर और fz बन जाएगा m बाय l रिमेनिंग w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर अप टू wn स्क्वायर। ये आ गया आपके तीनों एक्सिस के फोर्स। क्लियर है? पैटर्न समझ आ गया, fx fy fz। अब फोर्स अगर 3 डायमेंशन में है तो प्रेशर भी तो 3 डायमेंशन में रहेगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। हमारा लास्ट कांसेप्ट बच गया, आप देखिए, आप समझिए लास्ट कांसेप्ट में हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सी अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, प्रेशर। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। देयरफॉर अगर मैं बात करूं Px की तो आप फॉर्मूला लिखोगे क्या, F x अपॉन a, फोर्स अलोंग x एक्सिस अपॉन एरिया। तो मैं जब वैल्यू पुट अप करूंगा, एरिया का फॉर्मूला सबको पता है कितना है, मैं लिखता हूं देखो Fx अपॉन l स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, l स्क्वायर, l इंटू l, लेंथ इंटू लेंथ ही होगा, l स्क्वायर। अब यहाँ पर जब मैं fx का वैल्यू पुट अप करूंगा तो उसका कैसा ऐसा बनेगा, देखो m अपॉन l इंटू जब पुट अप होगा फॉर्मूला बन जाएगा px इज इक्वल्स टू m अपॉन l क्यूब। देखो l क्यूब कहाँ से आया, l स्क्वायर है और fx में l है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m अपॉन l क्यूब फॉर्मूला बनेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया px। अब हम बात करेंगे py की, फॉर्मूला बनेगा m अपॉन l क्यूब, सेम लेकिन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। फिर बात करेंगे pz की, pz बनेगा फिर से m अपॉन l क्यूब, लेकिन अब आ जाएगा w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर अप टू wn स्क्वायर। ये हो गया px, py और pz। ठीक है ना। अब हमें बात करनी है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की बात करनी है तो टोटल प्रेशर के लिए अब बताइए, तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लेकिन ये बताओ, मैंने आपको पहले ही बोला कि गैस यूनिफॉर्म एक्सपांड होती है, तो जितना प्रेशर x एक्सिस पर है उतना ही प्रेशर y एक्सिस पे भी है और उतना ही प्रेशर z एक्सिस पे भी, क्योंकि जब हम बॉल में प्रेशर फिलअप करते हैं तो बॉल यूनिफॉर्मली एक्सपांड होती है, मतलब इसकी ऑल एक्सिस पर प्रेशर इक्वल रहेगा। तो मैं अभी बोल देता हूं क्या, बट Px इज इक्वल्स टू Py इज इक्वल्स टू Pz इज इक्वल्स टू P, तीनों मिला के तीनों इक्वल ही है, P से कर देते हैं। देयरफॉर अगर मैं बात करूं कि मुझे Px प्लस Py प्लस Pz निकालना है तो उसका आंसर आएगा 3P। कितना आंसर आएगा उसका, 3P आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि P प्लस P कितना हो जाएगा, 3P। तो देयरफॉर ओनली P इज इक्वल्स टू, कैन वी से 1/3 ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz। सही है, तीनों का हम एडिशन करने वाले हैं कि Px, Py और Pz मिला के इतना बनेगा। ठीक है, ये हो गया टोटल प्रेशर। अब ये कंटेनर में टोटल प्रेशर आ रहा है, देखो कैसे आएगा, Px प्लस Py प्लस Pz, तीनों के वैल्यूज हैं हमारे पास, तीनों के वैल्यूज हैं। मैं पुट अप करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा स्पेस मुझे फिर से लगने वाला है, तो पैटर्न समझ लो। पहले हमने fx, fy, fz निकाला, उससे px, py और pz निकाला। तीनों प्रेशर इक्वल के लिए मैंने P बोला है, तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 3P मिलेगा। तो P इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz है। तो अब हम वैल्यू पुट अप करने जा रहे हैं, देखो यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आंसर आएगा यहां से P इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, पहले Px का वैल्यू पुट अप करते हैं। देखो तीनों में कॉमन क्या है, m/l क्यूब, m/l क्यूब, m/l क्यूब। तो मैं सबसे पहले m अपॉन l क्यूब तो कॉमन ही निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं तीनों का एडिशन कर रहा हूं, Px, Py और Pz। ठीक है, इसमें u1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस करना है। मतलब ये तीन इक्वेशन को मैं बोल देता हूं यहां पर, ये a, ये b और ये c। m/l क्यूब तीनों के कॉमन निकल गया। अब जब मुझे ऐड करना है तो एडिंग में इनका मैं u1 v1 w1 एक साथ लिखूंगा, फिर u2 v2 w2 एक साथ लिखूंगा, फिर un स्क्वायर vn स्क्वायर wn स्क्वायर एक साथ लिखूंगा। प्लस कर रहे हैं तो सभी कुछ प्लस होगा, तो हम प्लस में ऐसा लिख सकते हैं। देखो कैसा,
ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू। फिर आएगा प्लस, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस में, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस, ऐसे करते करते n नंबर तक जाएंगे, वो बनेगा un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तीनों प्रेशर ऐड हुए। देखो इसके बाद यहां से स्टार्ट करना है हम, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां से ये। अब देखो ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ, ये किसका वैल्यू है c1 स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है c2 स्क्वायर का, ये किसका वैल्यू है cn स्क्वायर का। तो फॉर्मूला बनेगा p इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ m अपॉन l क्यूब, यहाँ बनेगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर। हो गया रेड्यूस? फॉर्मूला देखो कितना छोटा बनने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन को मैं देता हूं अभी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और रिड्यूस करना है। देखो हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा, डेफिनेशंस मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद करिए c RMS का स्क्वायर, c स्क्वायर RMS फॉर्मूला था ऐसा, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर अपॉन n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा n टाइम्स विल बी इक्वल टू दिस है, डेफिनेशन बराबर है। तो इसकी जगह पर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर, इसकी जगह पर हम n टाइम्स c स्क्वायर RMS लिखेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 3 क्या बन जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 1/3 स्मॉल m अपॉन l क्यूब, और इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं क्या, n टाइम्स ऑफ c स्क्वायर RMS। क्लियर है? समझ में आया पैटर्न यहां तक? अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो इसका और रिडक्शन आएगा, ठीक है, सी। इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो m इंटू n मैं साथ में लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं इसके बाद यहां से कंबाइन कर रहा हूं, p इज इक्वल्स 1/3 ऑफ स्मॉल m इंटू n अपॉन l क्यूब इंटू c स्क्वायर RMS। तब हमारा फॉर्मूला बनेगा m इंटू n। देखिए m इंटू n कहीं लिखा हुआ है, कैपिटल M, ओके। तो फॉर्मूला बनेगा p विल बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ कैपिटल M अपॉन l क्यूब इंटू c स्क्वायर RMS। और ये देखो m अपॉन l क्यूब मतलब क्या है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, ये जो है ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया है। तो रो इनटू c स्क्वायर RMS, this is the smallest formula, this is the formula for pressure exerted by the gas. So this was the main concept. P is equals to what, 1/3 of c square RMS, okay, this is the important formula, ठीक है ना। माइंड में ये सेट कर लो, कुछ भी नहीं है फॉर्मूले में डिफरेंस, सिर्फ मैंने पहले फोर्स फाइंड आउट किया, फोर्स x एक्सिस का फाइंड आउट किया, उससे हमने Fy और Fz निकाला, Fx Fy Fz आने के बाद मैंने Px Py Pz निकाला, फोर्स अपॉन एरिया करके। Px Py Pz दोनों भी इक्वल, तीनों भी इक्वल है, किससे, P से। टोटल के लिए मैं सबको ऐड करूंगा तो 3P बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू 1/3 ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz आएगा। उसको हमें ऐडिंग कैसे करनी है, इन तीनों इक्वेशन की ऐडिंग है, m अपॉन l क्यूब कॉमन निकाला है, 1/3 पहले से बाहर है, और उसके बाद देखा कैसे है, u1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर प्लस w2 v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। ऐसा लिखने से इनकी वैल्यूज आ गई c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर cn स्क्वायर। ये इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज किया जो आपको डेफिनेशन में लिखवाया था CRMS, ठीक है। तो c स्क्वायर RMS इनटू n में ये भी पुट अप किया। वो होने के बाद m अपॉन l क्यूब, m इंटू n मतलब कैपिटल M हो जाएगा, m अपॉन l क्यूब मतलब क्या है, डेंसिटी। तो फॉर्मूला रिड्यूस होके फॉर्मूला बना है, सिर्फ और सिर्फ माइंड में अब इतना रखना है आपको यार कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज ओनली व्हाट, P इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रो c स्क्वायर RMS। This is the formula for what,
pressure exerted by the gas on a container. This is the main answer. Okay, this was a very big derivation. Properly आप समझिए. Okay.